Please subscribe the channel and press bell icon for notification. पर बजट की मेगा कवरेज शुरू हो गई है। भारत में बड़े विदेशी निवेशकों के लिए रास्ता आसान करने के मकसद से बजट में खास ऐलान हो सकते हैं। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार स्पेशल विंडो फॉर फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स फैसिलिटेशन यानी स्विफ्ट का ऐलान कर सकती है। ये स्विफ्ट आखिर कैसे काम करेगा, जानने के लिए बात करते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, ये बताएं कि विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए स्विफ्ट किस तरह से डिजाइन किया गया है, क्या है ये स्कीम और कैसे ये काम करेगी? दरअसल ये स्विफ्ट जो है स्पेशल विंडो होगा उन लोगों के लिए जो विदेशों से भारत में निवेश करना चाहते हैं और उनके निवेश का जो प्रस्ताव है वो 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। और अगर वो फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स हैं तो सरकार उनके लिए ये स्पेशल विंडो बना रही है। इसके तहत जैसे वो प्रस्ताव अपना देंगे 3 दिन के भीतर एक खास टीम होगी जो उनके इन्वेस्टमेंट प्रपोजल पर रिस्पॉन्स करेगी कि हाँ इस प्रपोजल में क्या और चाहिए, क्या जानकारी हमें चाहिए और आपको क्या करने की जरूरत है। ऐसे इन्वेस्टर्स को अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग मिनिस्ट्रीज में भटकने की जरूरत नहीं होगी। स्पेशल टीम खुद उनके प्रस्ताव को लेकर अलग अलग मंजूरी लेगी। इन्वेस्टर्स को कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है और उसमें कोई कानूनी पेच फंसता है वो लंबे समय तक ना फंसा रहे, इसके लिए वित्त मंत्रालय में अधिकारियों की एक टीम होगी जो हर 15 दिन पर ऐसे बड़े प्रस्तावों की समीक्षा करेगी। उसको मंजूरी मिली कि नहीं मिली तो जमीन पर उतरा कि नहीं उतरा और कोई दिक्कत है तो कैसे दूर किया जाए। इसमें खासतौर से प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटलिस्ट और इस तरीके के सोवरेन वेल्थ फंड, पेंशन फंड जैसे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं उन पर सरकार ज्यादा फोकस कर रही है। सरकार को भरोसा है कि इसके ऐलान से ये इन्वेस्टर्स और ज्यादा संख्या में पैसे भारत में लगाएंगे। शुक्रिया लक्ष्मण तमाम डिटेल्स देने के लिए। तो बजट आने में अब सिर्फ 27 दिन बचे हैं। बजट में तेल गैस कंपनियों को बड़ी राहत यहां पर मिल सकती है और सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक निवेश और घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार टैक्स और चार्ज से जुड़े नए स्ट्रक्चर की घोषणा यहां पर कर सकती है। लेकिन चलिए इस पर तमाम डिटेल्स लेंगे हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियादर्शी से। प्रकाश, ये बताएं आखिर किस तरह से यहां पर तेल और गैस कंपनियों को राहत मिल सकती है बजट में? आगामी बजट में ऑयल एंड गैस उत्पादन करने वाली कंपनियों को बड़ी राहत मिल सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने कोरोना के बाद जो स्थितियां पैदा हुई है उसको देखते हुए इंडस्ट्री के साथ चर्चा की है और कई तरह की सिफारिशें जो हैं वो वित्त मंत्रालय से की है, जिसकी घोषणा बजट में देखने को मिल सकती है। सबसे बड़ी सिफारिश जो की गई हो ये कहा गया है कि घरेलू निवेश को बढ़ाने के लिए जो मौजूदा सेस और रॉयल्टी से जुड़ा जो स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव करने की जरूरत है। ये मांग की गई है कि जो रॉयल्टी है उसमें 50% तक की कटौती करने की जरूरत है ताकि कंपनियों को राहत मिले। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया है कि जो परंपरागत और गैर परंपरागत सोर्स हैं, चाहे आप सीबीएम की बात कर लीजिए या शेल गैस की बात कर लीजिए, उनके वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। ऊपर जो टैक्स का स्ट्रक्चर है उसको अलग अलग करने की जरूरत है। जो प्री नील ब्लॉक है उसके लिए ये मांग की गई है कि या तो सिर्फ सेस लिए जाए या फिर सिर्फ प्रॉफिट पेट्रोलियम जो है वो चार्ज किया जाए। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया है कि जो टर्मिनल एक्साइज ड्यूटी है उसका जो मौजूदा स्ट्रक्चर है उसको भी बदलने की जरूरत है। सोर्स हमें बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मंत्रालय इन मांगों से पूरी तरीके से सहमत है और लगातार इस बात की वकालत कर रहा है कि कंपनियों को ये राहत देने की जरूरत है। शुक्रिया इस एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए प्रकाश। बजट से पहले आवाज पर इंडस्ट्री लीडर्स अपनी बातें रख रहे हैं और इसी सिलसिले में आज इन्फो एज के संजीव बिखचंदानी हमारे साथ जुड़े। उन्होंने वित्त मंत्री से मांग की है कि स्टार्टअप के लिए ईज ऑफ डूइंग पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। कुछ इन द एरियाज ऑफ टैक्सेशन रेगुलेशंस कुछ ढील होनी चाहिए ताकि और पूंजी निवेश हो अर्ली स्टेज वेंचर्स, क्योंकि जो आज के जो अर्ली स्टेज वेंचर हैं वो कल के जायंट्स बनते हैं। जैसे आप देखिए 1980 में HCL और इन्फोसिस दोनों स्टार्टअप थे, अब देखिए कहाँ पहुंच गए हैं। तो अब जो स्टार्टअप है
जो उभर के आए हैं, जैसे जोमेटो हुआ, पॉलिसी बाजार हुआ, और अन्य स्टार्टअप है, दे आर बिकमिंग वेरी बिग कंपनीज। और जो आज जो छोटी कंपनियां हैं वो आगे जाके और बढ़ेंगी। तो आई थिंक स्टार्टअप्स आर अबाउट फ्यूचर ग्रोथ। तो जो जितना स्टार्टअप को इनकरेजमेंट मिले, मेरे ख्याल से आगे जाके इकोनॉमी के लिए अच्छा है। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट इनटू स्टार्टअप्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो इंडियन डोमेस्टिक कैपिटल है उसको बढ़ोतरी मिले, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उनको इनकरेजमेंट मिले। हम तो यही उम्मीद करेंगे गवर्नमेंट पॉलिसी से। आगे बढ़ते हैं। कोरोना संकट के बाद से एमएसएमई सेक्टर एक बार फिर से उभरने की कोशिश कर रहा है और ऐसे में आगामी बजट बड़ा मौका है सरकार के लिए छोटे कारोबारियों को और राहत और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट देने के लिए। लेकिन एमएसएमई सेक्टर से जुड़े कारोबारियों की खुद बजट से क्या उम्मीदें हैं और वित्त मंत्री से किस तरह की राहत की उम्मीद वो कर रहे हैं? नोएडा में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से जुड़े उद्यमियों से बात की हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने। प्रधानमंत्री मोदी ने कई मौकों पर कहा है कि देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है और इसीलिए सरकार का पूरा फोकस एमएसएमई सेक्टर की तरफ से है। कोविड संकट की शुरुआत से ही सरकार ने कई मौकों पर एमएसएमई को कई तरह की राहतों का ऐलान किया है, लेकिन अब बजट सामने है और एमएसएमई सेक्टर को इस बजट से कई सारी उम्मीदें हैं। इसलिए ये जानने के लिए हम सीधे पहुंचे हैं नोएडा के एक इंडस्ट्रियल इलाके में, जहां पर हमारे साथ तमाम एमएसएमई रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं जो कि बताएंगे कि बजट में उन्हें क्या चाहिए ताकि देश वाकई में एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके। सबसे पहले बात करेंगे कुलमणि गुप्ता जी से। कुलमणि गुप्ता यहाँ पर आईआईए के प्रेसिडेंट हैं। इस बजट से जो खास तौर से ये बजट 1 फरवरी को आने वाला है, उसमें क्या चाहते हैं आप लोग? करों में जो छूट है उसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। मैं सबसे बड़ी चीज़ है लोकल मुद्दे जो हैं उनके ऊपर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है, जो कि डायरेक्टली बजट से जुड़े हुए हैं और नहीं भी जुड़े हुए हैं। जैसे हमारे लिए रॉ मटेरियल में मैन पावर, बिजली एवं प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन। जो IGL की गैस है, ये सब चीज़ें हमारे लिए रॉ मटेरियल में आती हैं। अभी तक गैस जो है वो GST एमिट में नहीं है, जिसका हमको लाभ नहीं मिलता है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उसको उस परिप्रेक्ष्य में लाकर उद्यमियों को राहत प्रदान करने की कोशिश करी जाए, जिससे कि हम पूरे वर्ल्ड के साथ कॉम्पिटिटिव हो सकें। आप बताइए कि जो लिक्विडिटी की समस्या थी, जो कोविड के समय से ही सरकार ने उस पर ध्यान दिया और बहुत सारे 3 लाख करोड़ का पैकेज भी अनाउंस किया, क्या वाकई उसको फ़ायदा मिला एमएसएमई को? क्या और किसी चीज़ की ज़रूरत है? नहीं, एमएसएमई को उससे फ़ायदा ज़रूर मिला है। काफ़ी इंडस्ट्रीज जो काफ़ी परेशानी में थे फाइनेंशियली, अब उनको इम्प्रूवमेंट मिली है। बट लेकिन ये जो एग्जिस्टिंग लोन्स थे सिर्फ उनको ये फ़ायदा मिला है, नई एमएसएमई को नहीं फ़ायदा मिला है। हमारी सरकार से ये रिक्वेस्ट है और एक गुजारिश है कि एमएसएमई सेक्टर के लिए कम से कम बेसल नॉर्म्स को रिलैक्स किया जाए, जिससे उनका ईजिली फाइनेंस अवेलेबल हो सके। एक एमएसएमई फाइनेंस सेक्टर में ही मरता है। चीपर फॉर्म ऑफ फाइनेंस एंड ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमएसएमई टू इवन सस्टेन ग्रोथ इज़ द सेकेंड ऑप्शन। आप किससे जानना चाहेंगे कि देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनने में एक चाइना बड़ी चुनौती है और आप यहाँ के जो एमएसएमई हैं उनको उससे मुकाबला करना है। क्या ऐसी सहूलियतें बजट में होनी चाहिए जिससे कि आप उनके मुकाबले सस्ता प्रोडक्ट बना सकें? देश को अगर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है तो सबसे ज़रूरी है चाइना से इंपोर्ट के ऊपर लगाम लगानी पड़ेगी। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बहुत सारा काम किया भी है, जिसमें टॉय इंडस्ट्री में जैसे इंपोर्ट इन्होंने काफ़ी हद तक बैन कर दिया है। शू इंडस्ट्री है, LED इंडस्ट्री है, इसमें अगर आज के दिन आप देखेंगे बहुत बड़ा बूम आ गया एकदम से, क्योंकि चाइना से इंपोर्ट के ऊपर बहुत हद तक लगाम लग गया है। सिर्फ इसी तर्क के ऊपर अगर और भी इंडस्ट्री के ऊपर ऐसे इंपोर्ट के ऊपर थोड़ा सा अगर कुछ लगाम लग जाएगी तो अपने आप इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के। आप क्या चाहते हैं बजट में? इंपोर्ट ड्यूटीज के ऊपर में कुछ ना कुछ वर्किंग की जाए कि जो एसेंशियल है उसके ऊपर ड्यूटीज नॉर्मल रखें, बाकी जो नॉन एसेंशियल है जो इंडिया में बन सकता है उसके ऊपर ड्यूटीज बढ़ाई जाएं या उनके ऊपर रोक लगाई जाए। ये बताइए कि बजट में सामने है 1 फरवरी को है, क्या एमएसएमई को और सहूलियतें चाहिए जिससे कि एमएसएमई एक देश में मैन्युफैक्चरिंग हब का सपना पूरा कर सके और साथ ही साथ चाइना से कम्पीट भी कर सके? सर सबसे पहले तो ये GST का इनको और अभी सरलीकरण करना पड़ेगा। GST में अभी बहुत पेचीदा है, जो लोग बाग छोटे जो हमारे एमएसएमई वाले हैं वो इसको समझ नहीं पा रहे हैं। अभी जैसे 86B के अंदर उन्होंने 1% एडिशनल टैक्स लगा दिया, इसको भी इनको देखना पड़ेगा। इसमें बहुत व्यापारी हमारा वर्ग जो है वो बहुत कन्फ्यूज है। और सबसे बड़ी दिक्कत जो इस टाइम आ रही है, अभी लॉकडाउन के बाद में जैसे ही हमारा काम थोड़ा चालू हुआ
अच्छी स्थिति में आया, तो अभी दीपावली के बाद में एक साथ रॉ मटेरियल के जो रेट हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। कम से कम कई कीमत में 100% रेट बढ़ चुके हैं। मतलब मैं पेपर इंडस्ट्री से आता हूँ, 40% से 50% के बीच में पेपर। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन। इंडस्ट्री पेपर के रेट बढ़ चुके हैं, जिससे कि फैक्ट्री चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है इस टाइम पे। तो इसको जो कच्चे माल है इसके ऊपर काला बाजारी जैसा कुछ लग रहा है, उस पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। बजट के अंदर इस चीज़ को बहुत जरूरी देखना चाहिए इनको। बिल्कुल शुक्रिया। तो ये देखिए, काला बाजारी के ऊपर भी पाबंदी लगने की बात की है, लेकिन जो एक मुद्दा होता है टैक्स का, हर बजट में उम्मीद होती है डायरेक्ट टैक्स से रिलैक्सेशन होते हैं, वहाँ पर कई सारे बदलाव होते हैं। जीएसटी फिलहाल अभी बाहर है। आप ये बताइए कि टैक्स के मोर्चे पर एमएसएमई को कुछ उम्मीदें हैं बजट में? एमएसएमई बहुत छोटी सी है उसके अंदर, और उसको टैक्सेशन का बर्डन ज़्यादा है, तो अगर इसके बारे में कुछ हो सके डेफिनेटली दैट विल बी हेल्प। चलिए, ये तो बात हुई है बजट की, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और अब बात कोरोना से जंग में वैक्सीन की संजीवनी की। वैक्सीन के विवाद पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक का साझा बयान आया है। बयान में कहा गया है कि दोनों कंपनियां राष्ट्रहित में काम करती आई हैं और आगे भी करेंगी। लेकिन चलिए, तमाम डिटेल्स इसी पर लेंगे हमारी सहयोगी दीपाली नंदा से। तो दीपाली, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक का जो साझा बयान आया है उसमें क्या कुछ कहा गया है, बताएं। देखिए, कोरोना वैक्सीन पर छिड़े विवाद को खत्म करने के मकसद से भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस वक्त दोनों ही कंपनियों के सामने जो सबसे बड़ा काम है वो देश और दुनिया में लोगों की जान बचाने का है। अब क्योंकि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से दोनों ही कंपनी की वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है, ऐसे में कंपनियां इस वक्त फोकस कर रही हैं वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन पर, ताकि सरकार का जो लक्ष्य है वैक्सीनेशन के रोल आउट का वो समय पर किया जा सके। स्टेटमेंट के आखिर में उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि दोनों ही कंपनियां इस आपदा की सिचुएशन में साथ है और जिस तरह से पहले वो राष्ट्रहित के लिए काम कर रही थी, आगे भी वो जारी रहेगा। शुक्रिया दीपाली तमाम डिटेल्स के लिए। तो वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल में क्या रिस्क होता है और ये क्यों जरूरी है, आज इसी पर करेंगे विस्तार से चर्चा आवाज अड्डा में 5:57 पर। कोविड-19 में पूरे देश ने एक होकर संकट से लड़ाई शुरू की। अब जबकि हम वायरस को हराने की तरफ बढ़ रहे हैं, वैक्सीन ड्राइव में हम सबको अपना पूरा जोर लगाना है। हमारा कैंपेन संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ इस विश्वास पर आधारित है, नो वन इज सेफ अनलेस एवरीवन इज सेफ। लक्ष्य है हर भारतीय को वैक्सीन का अधिकार मिले और वैक्सीन भी मिले। नेटवर्क 18 के साथ बने रहें। कोविड-19 के खिलाफ जंग में ये कैंपेन एक जन आंदोलन की तरह आने वाले कुछ महीनों तक चलेगा। नेटवर्क 18 और विस्पर ने एक बेहद खास कैंपेन पीरियड ऑफ प्राइड, एक स्वच्छ सोच के लिए हाथ मिलाया है। कैंपेन की शुरुआत क्यों की गई है, ये समझने के लिए कुछ आंकड़े देखिए। 56% भारतीय महिलाएं मेंस्ट्रुएशन को एक टैबू मानती हैं। 42% महिलाएं केमिस्ट से सैनिटरी पैड खरीदने में असहज महसूस करती हैं। 38% महिलाओं ने अपने पीरियड्स को एक चोट या बीमारी के तौर पर देखा। सबसे हैरान करने वाला सच तो ये है कि भारत की पीरियड्स वाली 40 करोड़ महिलाओं में से सिर्फ 20% सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करती हैं। हमारा कैंपेन एक कोशिश है नई पीढ़ी को मेंस्ट्रुएशन हाइजीन मैनेजमेंट से परिचित कराने और इसके बारे में शिक्षित कराने की, ताकि जागरूकता बढ़े। हर स्कूल करिकुलम में ये कॉन्वर्सेशन आए, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन ही बदलाव लाएंगे ना। लड़ाकू विमान चलाने से लेकर के और एवरेस्ट चोटी की फतह करने तक कौन सा क्षेत्र है जिसपे बेटियां पहली पंक्ति में खड़ी होकर के और अपना योगदान नहीं देती हैं। उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं। उन परेशानियों और समस्याओं को ये पूरा समाज, जो परिवार का व्यक्ति और समाज के लोग हम यदि महसूस करें तो उसमें कई गुना ताकत और बढ़ जाएगी।
नेटवर्क 18 और विस्पर पीरियड ऑफ प्राइड एक स्वच्छ सोच कैंपेन के जरिए मेंस्ट्रुएशन के प्रति सोच में बदलाव लाने के लिए संकल्पबद्ध है। इसमें जागरूकता, स्वीकार्यता और पहुंच की जरूरत है। हम मेंस्ट्रुएशन को स्कूल के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की मांग कर रहे हैं। आप भी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। हमारी वेबसाइट periodofpride.com पर जाएं और पिटीशन साइन करें। Please subscribe the channel and press bell icon for notification.